हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उत्तम से एकेडमी आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में एक्सक्रीटरी सिस्टम चालू किया था, तो हम उसी को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं, और जो उत्सर्जी पदार्थ है मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के आधार पर हम एक्सक्रीशन को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं हमने वो भी देखा था। तो आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एनाटॉमी समझ लें, और एनाटॉमी समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है डायग्राम। और ये डायग्राम के माध्यम से अगर आपने एक बार समझ लिया तो वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में परमानेंट हो जाता है। अब देखिए क्या है, ये हमारी दो किडनी होती है हमारी बॉडी में। आप सभी को मालूम होगा किडनी हमारी दो होती है और होती कहाँ है, तो यहाँ आप सभी को पता होगा कि साइड में होती है, पर आगे नहीं होती, साइड में पीछे की ओर होती है। रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं इसको किडनी को, ठीक है। तो ह्यूमन में दो किडनी होती हैं। राइट किडनी की पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर होती है। इसका क्या कारण है, देखिए लिवर का जो बड़ा वाला लोब होता है, राइट लोब, वो इस साइड होता है, लेफ्ट वाला छोटा लोब इस साइड। तो लिवर का जो शेप है वो इस तरीके से जाता है ऐसा। तो राइट वाला जो लोब है बड़ा है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके जो नीचे स्ट्रक्चर है वो नीचे खिसक जाते हैं। तो जो राइट वाली किडनी ये नीचे खिसक गई और यहाँ इस साइड पे इसके पास जगह थी लेफ्ट वाले के पास, तो ये थोड़ी सी ऊपर रहती है। तो पोजीशन में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो लेफ्ट वाली ऊपर रहेगी, राइट वाली थोड़ी सी नीचे रहेगी, ठीक। एक किडनी का वजन 250 ग्राम के आसपास होता है। ये एवरेज लिया जाता है, बॉडी वेट के अनुसार ये घटता बढ़ता रहता है, पर एक एवरेज वजन अगर किसी व्यक्ति को मानते हैं अपन 70 केजी का कोई व्यक्ति है तो उसमें लगभग 250 ग्राम की किडनी पाई जाएगी, ठीक है। अब जो किडनी है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड को जब फिल्टर करेगी तो पहले जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क हो जो इस तक ब्लड लेकर के आ रहा हो, और फिर जब ब्लड फिल्टर हो जाए तो फिर लेकर के जाए। तो क्या होता है इसमें, देखो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके, मैंने उसमें आपको बताया था कि मेन जो ब्लड सप्लाई करता है, जो ऑर्गन्स के पास ले जाता है वो होता है एओर्टा, और जो सारे ऑर्गन से ब्लड वापस लेकर के आती है उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। तो ये एओर्टा है, एओर्टा ब्लड लेकर के आ रहा और इंफीरियर वेना कावा ब्लड वापस लेकर के जा रही है हार्ट में। तो जैसे ही एओर्टा नीचे की तरफ आया, जैसे आप इमेजिन करिए जैसे ये हमारा हार्ट है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, ऐसा पीछे जाता है हार्ट के, फिर मिडिस्टेनम में आने के बाद नीचे चला जाता है, सारे ऑर्गन्स को वो ब्रांचेस देते चला जाता है जिससे सबके पास ब्लड पहुंच जाता है। इसी प्रकार से वो जब पीछे आएगा और किडनी को दे देगा, किडनी को उसने ब्लड दिया तो इसने ये आर्टरीज बनाई होंगी, एओर्टा से डिवीजन होकर आर्टरीज बनी। कौन सी आर्टरी कहते हैं उनको अपन, रीनल आर्टरी। तो ये क्वेश्चन हो गया, किडनी को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, रीनल आर्टरीज, ठीक है। अब ये अंदर जाएंगे, क्या काम होगा वो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। पर जब ये ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो वापस आएगा किससे, इस वेन से। क्या नाम है इस वेन का, रीनल वेन। तो ये रीनल वेन वर्ड है ना, आज के बाद याद रख लीजिए, जिस तरीके से हार्ट में कार्डियक वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से किडनी के लिए रीनल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रीनल वर्ड कहीं भी आएगा किडनी समझ लेना। वेन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड वापस ले जाती है, हार्ट के पास ले जाती है, और आर्टरी जो किसी ऑर्गन के पास ब्लड लेकर के आती है, मतलब हार्ट से दूर ब्लड लेके जाती है। तो इसके पास ब्लड लेकर के कौन आई, रीनल आर्टरी, और इसके वापस लेकर के कौन है, रीनल वेन। अब ये रीनल वेन ने मिलकर के क्या बना दिया इधर, इंफीरियर वेना कावा, ये जाएगी और सीधा ब्लड हार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके जो रीनल वेन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है लिवर से मिलता जुलता। कैसे, देखिए आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है, ऐसी कौन सी रक्तवाहिका है जिसके अंदर यूरिया की मात्रा सबसे कम होगी। तो जाहिर सी बात है यूरिया की मात्रा वहां कम होगी जहां से ब्लड फिल्टर होके आ रहा है। अभी अभी जस्ट फिल्टर हुआ है किडनी में ब्लड, तो जो ब्लड यहाँ से जा रहा होगा उसमें सबसे कम यूरिया होगा कि नहीं होगा, सबसे कम यूरिया की कंसंट्रेशन होगी। इसलिए क्वेश्चन आता है कि सबसे कम यूरिया कंसंट्रेशन किस ब्लड वेसल में पाई जाती है, तो रीनल वेन में पाई जाती है। अच्छा, इसका उल्टा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यूरिया की कंसंट्रेशन किस ब्लड वेसल में पाई जाती है, तो वो वहां पाई जाएगी जहां यूरिया बन रहा होगा। और यूरिया कहां बनता है, जहां प्रोटीन टूटता है। प्रोटीन कहां टूटता है, हमारे लिवर में। मैंने डाइजेशन के समय आपको बताया था कि लिवर को लेबोरेटरी ऑफ बॉडी कहा जाता है। जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं या जिनकी क्वालिटी खराब होती है उनको तोड़ करके अदर बाय प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं। तो लिवर में यूरिया बनेगा तो उसमें उसकी जो वेन्स रहेंगी उसमें निकाला जाएगा। उसकी वेन्स कौन सी रहती हैं, हेपेटिक वेन। लिवर के लिए इस वर्ड इस्तेमाल होता है हेपेटिक, इस हेपार शब्द से लिया गया है हेपेटिक, तो उसमें आता है हेपेटिक वेन। तो हेपेटिक वेन लिवर से ब्लड बाहर ले जाएगी। जब बाहर लेकर के गई तो उसमें यूरिया भी तो बहुत सारा होगा। तो सबसे अधिक कंसंट्रेशन यूरिया की होती है हेपेटिक वेन में, और सबसे कम कंसंट्रेशन यूरिया की होती है रीनल वेन में, ठीक है। तो इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर, अभी हमने जैसे ब्लड सप्लाई देखी किडनी की,
तो ब्लड सप्लाई हो गई। अब ब्लड सप्लाई हुई तो इसके अंदर फिल्ट्रेशन भी हुआ होगा। अब फिल्ट्रेशन जब हुआ है तो यूरिन भी बनी है। अब यूरिन बनी है तो उसको निकालने के लिए क्या है, तो निकालने के लिए बाहर की तरफ ये, इसको क्या बोलते हैं अपन, यूरेटर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है यूरेटर, दोनों साइड, ठीक है, एक किडनी से एक यूरेटर निकलेगा। अच्छा, दोनों यूरेटर आए और नीचे एक थैली के आकार की संरचना होती है, ब्लैडर के आकार की संरचना होती है, इसको अपन बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इस ब्लैडर में आकर के ये दोनों यूरेटर खुल गए। तो खुले, ये सीधे नहीं खुले, ये कैसे खुले, थोड़े ऑब्लिक। देखो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, मैंने उसमें बताया था कि जब भी अपन को एक डायरेक्शन में कोई फ्लो करवाना हो तो या तो बाल हो, तो बाल से हम बैक फ्लो रोक सकते हैं। अगर नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा ट्यूब जा रहा है उसको सीधा ना रख के हम उसको टेढ़ा रख दें, तो जो नीचे से प्रेशर आएगा तो ट्यूब बंद हो जाएगी, है ना। इसी मैकेनिज्म पे ये काम करता है। तो ऑब्लिक जो इनकी ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, इसमें ऑब्लिक, इनके अंदर कोई बाल नहीं पाए जाते पर ये ऑब्लिक होते हैं। इसलिए जब एक बार यूरिन इस ब्लैडर में इकट्ठी हो गई अब वो वापस नहीं जा सकती, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ऐसा फंक्शन होता है। तो यूरेटर का मेन फंक्शन क्या हुआ, किडनी से यूरिन लेकर के आने, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो देखो यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसकी दीवारों में मांसपेशियां पाई जाती हैं, मतलब मसल्स पाई जाती हैं। और मसल्स में आपको बताऊंगा 3 प्रकार की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती हैं, आज के बाद याद रख लीजिए, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, या ये गॉल ब्लैडर है, या फिर यूटेरस है, ये सब के सब जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं इनके अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर कौन सी स्मूथ मसल्स पाई जाएंगी, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, डेट्रूसर मसल्स। क्या नाम है, डेट्रूसर मसल। ऐसे ये कब काम में आती है, जैसे जब हम एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन का, उसको बोला जाता है मिक्चुरेशन। यूरिन के एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं अपन, मिक्चुरेशन। तो जब हम मिक्चुरेशन करते हैं, मूत्र त्याग की प्रक्रिया करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये डिफ्यूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका साइज घटेगा तो जो इसके अंदर यूरिन भरी क्या वो वापस जा सकती है नहीं, क्योंकि इनकी ओपनिंग ऑब्लिक है। ऑब्लिक है तो क्या होगा, सीधा प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से यूरिन। तो जो डिफ्यूजर मसल है वो वॉइडिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर करवाती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को खाली करवाती है, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर की दीवारों में कौन सी मसल्स हैं, तो क्या नाम है इनका, डिट्रूसर मसल्स, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ तो जो ओपनिंग होती है, ये छोटा सा ट्यूब जाता है। अब ये ट्यूब डिपेंड करता है मेल और फीमेल पे अलग अलग। इस ट्यूब को बोलते हैं अपन यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। यही बॉडी से बाहर खुलता है, तो यूरेथ्रा ही बाहर ओपनिंग बनाता है और एक अंदर ओपनिंग बनाता है, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये ट्यूब होता है, ट्यूब की जैसी संरचना होती है यूरेथ्रा, जिससे यूरिन बाहर निकल रही है। अब इसमें समझने वाली चीजें दो हैं, क्या, एक अंदर की तरफ एक इसमें स्फिंक्टर होता है और एक बाहर की तरफ होता है। मैंने जब आपको डायरेक्शन बताया था तब भी मैंने बताया था कि किसी भी ट्यूब में किसी भी ओपनिंग को खोलने या बंद करने के लिए जो एंड पर उसकी मांसपेशियां पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं, उनको स्फिंक्टर मसल कहा जाता है। हमेशा क्या कहते हैं उनको, स्फिंक्टर मसल। क्योंकि ये अंदर है इसलिए इनका नाम है इंटरनल स्फिंक्टर मसल, और ये बाहर है इसलिए इनका नाम है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर। लेकिन है तो ये स्फिंक्टर, काम भी सेम है। क्या काम है इनका, यूरेथ्रा को खोलना या बंद करना। पर ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होती है। मतलब इसका ये है कि एक लिमिट से ज्यादा जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर भरेगा, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू, तो ये क्या करेगा कि इंटरनल स्फिंक्टर को खोल देगा। पर क्या जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है वैसे यूरिन आउटपुट शुरू हो जाता है, या हमारी परमिशन की जरूरत होती है, हम पहले टॉयलेट जाते हैं उसके बाद यूरिनेशन स्टार्ट होता है ना। तो वो किससे हो रहा है, वो हो रहा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखो जैसे ये फिल हुआ इंटरनल स्फिंक्टर तो खुल गया, उसको मतलब नहीं कि एक्सटर्नल खुल रहा है बंद है, लेकिन ये अभी बंद है। ये जब खुलेगा जब आप चाहोगे, ये आपकी इच्छा अनुसार चलता है, इसलिए ये वॉलंटरली काम करता है। आपसे पूछा जाए कि हमारी इच्छा अनुसार या फिर वॉलंटरली काम करने वाला कौन सा स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। और ऑटोनॉमिक कौन सा है, इंटरनल स्फिंक्टर। बच्चों में क्या होता है, आपने देखा कि बच्चे कहीं भी सुसु कर देते हैं, उनको थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर उनका फेल हुआ वो कर देते हैं। वो कंट्रोल करना भी चाहे तब भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दोनों ही स्फिंक्टर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से चलते हैं। और जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं वैसे ये वाला जो बाहर वाला स्फिंक्टर ये हमारे अंदर कंट्रोल आने लगता है। और जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज हमारे अंदर होती हैं ब्रेन के किस भाग से होती हैं, सेरिब्रम से होती हैं। किससे होती हैं, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम एक्सटर्नल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है और इंटरनल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है ईएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो यूरेथ्रा मैंने बात की थी कि मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं लंबाई के हिसाब से। मेल में क्या होता है कि जो
जेनाइटल डक्ट है और जो यूरिनरी डक्ट है वो सेम है, वो पीनस से होकर के गुजरती है, तो उससे पीनस की लंबाई भी ऐड हो जाती है ना। तो जो यूरेथ्रा की लंबाई है वो कितनी होती है कॉमन 4 सेंटीमीटर। पर क्या होता है कि पीनस और है मेल में पीनस है तो 15 सेंटीमीटर उसके भी ऐड हो जाते हैं प्लस 4, तो इक्वल्स टू हो जाता है 19। ऑलमोस्ट इसको मानते हैं 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है किसके अंदर, मेल के अंदर। तो मेल यूरेथ्रा की लेंथ आपसे पूछी जाए तो मेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। क्या फीमेल में पीनस होता है, नहीं होता तो डायरेक्ट बॉडी के बाहर ओपनिंग होगी, तो यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होगी फीमेल्स में 4 सेंटीमीटर। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखने, मेल में 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है यूरेथ्रा की और फीमेल में 4 सेंटीमीटर होती है। तो ये किडनी का एक एनाटॉमी है, ओवरव्यू है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर ये क्या दिख रहा है आपको, ये कैप जैसे संरचना है, इनको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, है ना। देखो रीनल वर्ड इसमें भी आ रहा है। एड क्यों, ऐसा मान सकते हैं कि एडिशन में है, किसके, किडनीज के एडिशन में है, ये किडनीज के साथ पाई जा रही है। तो एड्रीनल ग्लैंड्स को आप यहाँ देख लीजिए कि इनकी पोजीशन क्या होती है। ये किडनी के जस्ट ऊपर ढक्कन जैसे या कैप जैसे पाए जाते हैं। बस अभी इतना ही याद रखिए। एंडोक्राइन सिस्टम में अब इनका जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, मेडुला वाला भाग होता है, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, कमी के कारण कौन सी बीमारी, वो सारी चीजें हम एंडोक्राइन सिस्टम में कवर करेंगे। तो आपको अभी एड्रीनल जो ग्लैंड्स हैं उनकी केवल पोजीशन देख लीजिए। एंडोक्राइन सिस्टम में फिर से बताऊंगा और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इन चीज़ों की अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी चीज़ों को आपको अच्छे से, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।